हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। फाइनली हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सबको कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग फाइनली सेट है। देखो, एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो। अब तक नहीं पढ़ा डजंट मैटर, सिर्फ टॉप 20 नहीं पढ़े हो, 30 नहीं पढ़े हो, इंपॉर्टेंट भी नहीं पढ़े हो, लेकिन सिर्फ अगर मॉडल पेपर आप कर लेते हो तीनों को, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप आसानी से पास हो सकते हैं। इतना ही पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ पास हो जाए। लेकिन रीजन क्या है आपको, कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपको ये चीज करना पड़ेगा, रात दिन आपको भी लगाना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन दिए गए, चीजें दिए गए, सबको क्या करना है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या है, देखो डी फार्मा सेकेंड ईयर में अगर फेल होते तो समझ लो 2 साल की जगह 3 साल चला जाता है, 4 साल चला जाता है। क्योंकि एक बार जब पढ़ाई की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है ना, फिर वो फॉलो नहीं बन पाता था। इसलिए मेरे दोस्त, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि पीछे मत हटो और चीजों को कंप्लीट करो और सही से एग्जाम को क्वालिफाई करो। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस तो देखा था, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इन सब चीजों को हमने पहले ही आपको मॉडल पेपर में बताया था। इनको एक एक करके हम लोग टोटल का टोटल डिस्कस करेंगे। पार्ट बी में भी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जब आएंगे तो हम लोग पार्ट बी में भी डिस्कस करेंगे। पार्ट बी में हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक तो हमने आपको बता ही दिया। इन सब चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हर चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, तो हमारा एग्जाम का क्यों नहीं सॉल्यूशन हो सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए और इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। यहाँ पे दो चीज, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा दो हेडिंग पूछेगा आपका। पहला आपको ये बताना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये चीज है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को क्या क्या करना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है इंटर प्रोफेशनल, मतलब कि नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ, अदर मेडिकल स्टाफ के साथ कैसे आपको रिलेशन बनाना चाहिए, उनके बारे में आपको लिखने के लिए ये कहा गया है। पहला आता प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। आप लोग अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनते हैं तो आप लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेडिकेशन मैनेजमेंट करना, यानी सही दवा, सही डोज, सही पेशेंट को इंश्योर करना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगा। यानी क्या, पहला मेडिकेशन मैनेजमेंट। पहला क्या, मेडिकेशन मैनेजमेंट। दूसरा आता है, यहाँ पे आता है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। क्या है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। दूसरा बोलना क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, डॉक्टर के साथ मिलकर ड्रग थेरेपी ऑप्टिमाइजेशन करना, ड्रग इंटरेक्शन, रेनल या हेप्टिक डोजिंग या फिर लैब वैल्यू चेक करना। यानी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये चीज होता है कि कोई चीज आपको एलर्जी दे रहा तो उसको हम लोग चेंज करके कुछ और दे देंगे कि ताकि वो सही तरीके से काम करे। नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग करना। ये तो मेन काम है ही आपका कि दवाई देना और कंपाउंडिंग करना, स्टाइल प्रिपरेशन करना, आईवी एडवी मिक्सचर करना, केमोथेरेपी को सेफ तरीके से प्रिपेयर करना। ये सारे क्या है हमारे पास, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला मेडिकेशन, दूसरा क्लिनिकल, तीसरा डिस्पेंसिंग। चौथा आता हमारे पास पेशेंट काउंसलिंग। मतलब पेशेंट काउंसलिंग मतलब कि पेशेंट को दवाई को सही तरीके से समझाना, यूजेज, साइड इफेक्ट और उसके एड्रेस के बारे में समझाना कि अगर आप टाइम पे लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस देना। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस जैसे कि डॉक्टर, नर्स और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यानी कोई दवाई लिख रहा है, डॉक्टर और नर्स, एमआर सबसे पहले फार्मासिस्ट को बताता है और फार्मासिस्ट ही अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आता है फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये चीज कह लीजिए एडीआर रिपोर्ट करना, मेडिकेशन जो एरर आता है उसको रोकना, सेफ्टी प्रोटोकॉल करना, ये सारे के सारे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। हॉस्पिटल में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, स्टोरेज और एक्सपायरी को मॉनिटर करना, ये सारे आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आपको क्या करना है, मेडिकेशन मैनेजमेंट करना, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट करना, डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, ड्रग इंफॉर्मेशन करना, फार्माकोविजिलेंस करना और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ये सारे क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका आधा भी अगर आप याद कर ले तो आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ठीक है, अन्य जो स्वास्थ्य पेशेवर के साथ किस तरह संबंध रखना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा, डॉक्टर या फिर फिजिशियन जो होता है, ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करना, डोज एडजस्टमेंट सजेस्ट करना, डोज इंटरेक्शन बताना। इसमें सबसे पहले रिलेशन में क्या होता है, कोलैबोरेट और एडवर्सरी की तरह काम करना। कोलैबोरेशन का मतलब ये चीज है कि आप साथ में मिलकर कुछ चीजें दे सकते हैं और एडवाइस की तरह वो काम कर सकता है।
फिर आता नर्सेस के साथ किस तरह से आपको करना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जब पेशेंट को जब दवाई देता है उसमें हेल्प करना, जब आईवी मिक्सर यानी अपने लिक्विड के साथ जो सलाइन के साथ देते हो उसके में इन्फ्यूजन रेट और गाइड करना, रिलेशन इसमें सपोर्टिव और एजुकेशनल। सपोर्टिव मतलब उसको सपोर्ट करेंगे और उसको हम लोग एजुकेशन देंगे यानी दवाई के बारे में बताएंगे। फिर आता हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ड्रग पॉलिसी, बजट में योगदान देना, रिलेशनशिप जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिक, ये सारी चीज इसका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करना। फिर आता लेबोरेटरी टीम, लेबोरेटरी टीम में किस तरह से करना, आपको लैब जैसे के आधार पर डोज कैलकुलेशन करने में हेल्प करना, इसमें एनालिटिक और कोऑर्डिनेटर की तरह करना। इस तरह से अगर लिख देते तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखो इसमें जो वजन बढ़ता है ना, ये वाले पॉइंट जो लिखता है ना रिलेशन में, ये सबसे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है आपको जो एग्जामिनर हो वो उसको नंबर ज्यादा देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इंपॉर्टेंस ऑफ जीपीपी हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड। इसमें कह रहा है कि हमें इंपॉर्टेंस बताइए कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है और हॉस्पिटल फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में एफआईपी क्या होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन फार्मास्यूटिकल क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी क्या होता है, इनके बारे में बताना। देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंस बताते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंट है। गुड जीपीपी वो फ्रेमवर्क है जो फार्मासिस्ट को किस तरह से सेफ, इफेक्टिव और एथिकल तरीके से काम करना चाहिए। यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हमें यह बताती है कि किस तरह से सही तरीके से काम करना, सही तरीके से फॉलो करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करती है, सही दवा, सही डोज, सही समय करना, मेडिकेशन को रिड्यूस करना जैसे डिस्पेंसिंग, लेवलिंग, काउंसलिंग बढ़ाती है, फिर क्वालिटी केयर ऑफ इंप्रूव करना जैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉलो करना, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना जैसे फार्मासिस्ट को रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करना और स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस करना। ये सारे क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ये चीज होता है कि आप सही से दवाई देते हैं, सही से बात करते हैं, सही से चीजें करते हैं, तब ये सारी चीज आपका इंपॉर्टेंस होता है। अब आता एफआईपी का मतलब होता है क्या, एफआईपी का मतलब होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ये ग्लोबल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड है जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी को वर्ल्ड क्लास पे सर्विस देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि WHO क्या करता है, पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह क्या है एफआईपी क्या करता है, फार्मासिस्ट को, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको वर्ल्ड लेवल पे क्या करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। इसका इंपॉर्टेंट देखो क्या करता है, ये ग्लोबल बेंचमार्क प्रोवाइड करता है, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस स्ट्रेंथ देती है, पेशेंट सेंटर को प्रमोट करता है, मेडिकेशन सेफ्टी को इंप्रूव करता है और पॉलिसी डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग के बारे में बात करें तो ASP क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट क्या होता है। देखो ASHP इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए डिटेल और प्रैक्टिकल गाइडलाइन देता है। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस, देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। सेफ मेडिकेशन यूज सिस्टम डिजाइन, प्रिस्क्रिप्शन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर स्टेप को ये स्टैंडर्डाइज करता है। स्टेराइल कंपाउंड में स्टैंडर्ड USP और गाइडलाइन में कंटामिनेशन और एक्सपोजर रिस्क को कम करता है। फिर अगर बात करें ये फार्मेसी मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है। क्या क्या करता है ये, सबसे पहले सेफ मेडिकेशन सिस्टम करता है, स्टेराइल कंपाउंड करता है और फार्मेसी मेडिकेशन जो होते हैं मैनेजमेंट में वो इंप्रूव करता है। ठीक है, यहां तक आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब द इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। सेंट्रल ड्रग स्टोर में इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में बताइए। अब देखो क्या होता है, सेंट्रल ड्रग के बारे में बात करें, सेंट्रल ड्रग जिसको हम लोग CDS हॉस्पिटल में वो सेक्शन होता है जहां पर पूरे हॉस्पिटल की मेडिसिन, कंज्यूमेबल और सप्लीमेंटल बल्क स्टॉक में मैनेज किया जाता है। यानी हम लोग उसमें सारा का सारा दवाई वो सारी चीज रखते हैं। इसकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत सिस्टमिक होती है ताकि राइट ड्रग, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पर इसको अवेलेबल कर सके। इसको इंग्लिश में देखा तो क्या कह रहा है, सेंट्रल ड्रग सेक्शन of hospital where bulk stock of medicine, consumable or supply of entire hospital kept and managed. Its inventory management is very systemic so that right drug, right quantity and available in right time. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में बात करें जो सेंट्रल ड्रग इन्वेंटरी मैनेजमेंट है उस किस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट में देखा जाए तो किस तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जरूर लिखना। CDS का मेन गोल है कि राइट ड्रग, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम पर हॉस्पिटल में सप्लाई करना। मतलब एक तरह का हम लोग कह सकते हैं उसको स्टोरेज रूम में सारा का सारा रखते हैं। हॉस्पिटल में सारी मेडिसिन और सप्लाई बल्क स्टॉक में मेंटेन करते हैं हम लोग, किसमें, सेंट्रल ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में। प्रोक्योरमेंट, रिसीविंग और इंस्पेक्शन प्रॉपर स्टोरेज में फॉलो करता है।
फिर ABC वेट एनालिसिस जैसे इन्वेंटरी कंट्रोल का, इसका हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक का यहाँ पे यूज करते हैं। स्टॉक रिकॉर्ड एक्सपायरी ट्रैकिंग और रेगुलेटरी ऑडिट यहाँ पे हम लोग करते हैं। वार्ड डिपार्टमेंट और टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंश्योर करता है। ये सारे क्या है हमारे पास, सेंट्रल इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, व्हाट आर द डिफरेंस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिफरेंस मेथड, आईसीयू क्या होता है, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड में, आप मुझे बताइए। देखो क्या कह रहा है, क्रिटिकल केयर जैसे कि आईसीयू, एनआईसीयू और इमरजेंसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट, एक्यूरेट और 24/7 होना चाहिए। मान लो इसमें अगर अवेलेबल नहीं हो और उन्होंने जहर पीका है और वहां पे क्या है, आपके पास दवाई है नहीं, तो क्या होगा, आदमी फिर उठेगा नहीं, ऊपर उठ जाएगा, 4 आदमी में उठ के जाएगा। कॉमन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, देखो कौन कौन से, सबसे पहले आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। क्या था, यूनिट डोज में हर पेशेंट के लिए 24 घंटे के लिए इंडिविजुअल पैकेज डोजेज भेजी जाती है। आईसीयू एनआईसीयू में सबसे सेफ मेथड माना जाता है कि मेडिकेशन एरर कम हो, किसमें, यूनिट डोसेज में। फिर आता फ्लोर स्टॉक मेथड। आईसीयू एनआईसी इमरजेंसी में कुछ एसेंशियल मेडिकेशन का प्री स्टॉक रखा जाता है ताकि इमरजेंसी ड्रग तुरंत मिल सके। पहला कौन सा है हमारे पास, यूनिट, दूसरा हमारा फ्लोर स्टॉक। फिर आता है सैटेलाइट फार्मेसी। सैटेलाइट फार्मेसी को हम लोग मिनी फार्मेसी के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग नर्सिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आईसीयू या फिर इमरजेंसी के पास एक छोटी फार्मेसी होती है। क्विक डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग और वेरिफिकेशन यही से होता है। टाइम सेविंग और इफिशिएंट। ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग कैबिनेट जो, उसका भी हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखा जाता है, जिससे हम लोग आसानी से इजी से उसका यूज कर सकते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे कुछ और आता है, क्रैश कार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर इमरजेंसी ड्रग ट्रे जो पहले से ही रखा जाता है, उसमें पहले इमरजेंसी ड्रग हम लोग ऐसे रखते हैं, एट्रोफिन रखते हैं, जो चीजें इमरजेंसी में काम आए। इमरजेंसी ड्रग और आईसीयू में प्री लोडेड इमरजेंसी ड्रग ट्रॉली रहती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले सिरिंज, आईवी सेट पहले से ही रेडी रहता है और रेगुलर हम उसे चेक करते हैं कि कहीं भी जरूरत पड़े तो तुरंत ही हम उसका यूज कर सके। और दोस्तों और भी अगर आपको डिटेल में जानना है, आगे आपको जानना है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको पहले से ही सब कुछ है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं।